हेलो हेलो। आवाज़ ठीक है? जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। हितेश कुमार, जगन्नाथ पांडे, अशोक, निकिता यादव, राजीव कुमार, शालिनी, नरेंद्र, अखिलेश, अजय सिंह, उमाकांत यादव, शिवम दुबे, सरस अहलावत, आंचल त्रिपाठी, नीतू यादव, शिवानी सैनी, सारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे थे दोस्त आपका समास को। और समास में कल मैंने आपको बताया समास के कितने भेद होते हैं, तो एक बार बता दीजिए सारे दोस्त समास के कितने भेद होते हैं। और मैंने आपको बताया होगा कि हम सबसे पहला जो समास पढ़ रहे होंगे वो पढ़ रहे होंगे हम द्विगु समास। क्या? द्विगु समास। ठीक है, तो द्विगु समास को समझना है। द्विगु समास, द्विगु समास होता क्या है लिखेंगे, परिभाषा लिखना, परिभाषा ही समझ में आएगा। वह समास, वह समास एकमात्र पहचान है इसकी जिसका जिसका पहला पद, और पहले पद को हम क्या बोलते हैं? पूर्व पद। वह समास जिसका पहला पद यानी कि पूर्व पद संख्यावाची हो। वह समास जिसका पहला पद या पूर्व पद संख्यावाची हो और दूसरा पद प्रधान हो, और उत्तर पद है। और उत्तर पद, उत्तर पद कौन सा होता है? उत्तर पद हम बोलते हैं जो हमारा बाद वाला पद है। बाद वाला पद प्रधान हो। ठीक है, इसको हम कहते हैं द्विगु समास। जैसे जी एक उदाहरण के माध्यम से समझिए, बड़ा अच्छा शब्द है, अभी आपके सामने से गुजरे हैं नवरात्र। क्या बोलोगे? जैसे इसके उदाहरण हम देखें और मैं उम्मीद करूंगा फिर आप लोग समझ करके कुछ शब्द लिखने का प्रयास करेंगे। उदाहरण के लिए हम देखते हैं नवरात्र। नवरात्र, नवरात्र में दो अर्थ होंगे। दो अर्थ कौन से होंगे? तो मैंने बोला पूरा पहला पद जो होगा वो गिनती होगी, संख्या होगा, अर्थात संख्यावाची होगा। नवरात्र होता है जी 9 रातों का समूह, यानी एक संख्या के समूह की जब बात आएगी तो वह नवरात्र होगा। यानी कि जब संख्या के समूह की बात होगी, 9 संख्या का समूह, 9 रातों का समूह, तो 9 रातों का समूह हो गया नवरात्र। तो किसका बोध करा रहा है? एक 9 और रात्र मतलब रात्रि या रात। अच्छा, यहां पर बात 9 की हो रही थी मुख्य रूप से या रातों की बात हो रही है? सारे दोस्त एक बार बताएंगे। यहां पर जो बात हो रही है वह 9 की हो रही है या रात की? मुख्य शब्द कौन सा? रात है, रात 9 है। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसमें? ये हो गया आपका कौन सा? उत्तर पद। और यही क्या है? प्रधान है। प्रधान का मतलब है मुख्य है, मुख्य है। और 9 क्या है? ये एक संख्या है। तो पहला पद क्या हो जाएगा? कोई संख्या हो जाएगी या गिनती हो जाएगी। तो पहला पद संख्यावाची होगा। बहुत बढ़िया, लिखेंगे एक बार। चौराहा लिखा है हमारे कुछ दोस्तों ने। चौराहा, चौराहा क्या होता है? 4 राहों का मिलन बिंदु। तो 4 संख्या है और प्रधान शब्द क्या है? राह, यानी कि रास्ते। 4 राहों का मिलन बिंदु है, 4 राहों का मिलन बिंदु है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इतनी बात में? अन्य शब्द लिखने का प्रयास करेंगे। जैसे त्रिवेणी एक शब्द होता है,
तीन वेणी, वेणी बोलते नदी को, तीन नदियों का जो संगम है या मिलन है, त्रिवेणी हो गया। तिरंगा हो गया, तीन रंगों का समूह हो गया, तिरंगा तीन रंगों का समूह। पंचामृत पूजा में बनता है ना, सॉरी, पंचामृत, पंचामृत क्या होता है? पांच अमृत बोलते हैं उनको, जैसे पांच चीजों से मिलाकर के, जैसे घी होता है, कोई फल होता है, ठीक है, और एक आपका आटा रूप से उसको मिला करके बनाया जाता है। तो पंचामृत क्या हो गया? पांच अमृतों का समूह। जैसे कि हम बात करें त्रिलोक, तीन लोकों का समूह, त्रिलोक, त्रिलोक, बहुत बढ़िया। एक दोस्त ने लिखा है पंचतंत्र, बहुत बढ़िया जी। एक दोस्त ने हमारे ने लिखा है दोपहर, ये अच्छा शब्द है, दोपहर बोलेंगे जी, क्योंकि दोपहर क्या है? दो पहरों से मिलकर बना है, बहुत शानदार, वेरी गुड। एक दोस्त किरण तिवारी जी ने लिखा है नवग्रह, बिल्कुल होगा। नवरत्न बिल्कुल होगा, नवग्रह हो गया, जैसे नवरत्न हो गया। क्या हो गया? नवरत्न का मतलब आप लोग जानते हैं ना कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कितने रत्न थे? 9 रत्न थे। उसी को अकबर ने कॉपी किया, उसके दरबार में भी 9 रत्न। रत्न का मतलब क्या है? आभूषण नहीं, 9 व्यक्ति थे, तो हम बोलेंगे इसको 9 रत्नों का समूह। दशानन नहीं आएगा भैया इसमें, भैया दशानन को रख सकते हैं क्या? दशानन अगर विकल्प, जब मैं आपको बहुवीरी समझाऊंगा तब समझाऊंगा, दशानन आपका बहुवीरी समास है। पंचानन हनुमान जी जो तीसरे पद की तरफ इशारा करे वो बहुवीरी समास है। लेकिन अगर परीक्षा में बहुवीरी नहीं हुआ तब हमको द्विगु ही चुनना होगा, ये चर्चा मैं वहां पर करूंगा। बहुत बढ़िया। एक दोस्त ने हमारे ने लिखा है अठन्नी, 8 आनों का समूह होता है। 8 आने, 1 रुपए में कितने आने होते थे पहले? 16 आने। और अठन्नी जो होती थी 50 पैसे में, आपके 8 आने। जैसे चवन्नी में कितने आने होते थे? 4 आने। चवन्नी क्या होती थी? ये 4 आनों का समूह होती थी, 4 आनों का समूह। जैसे सतसई, बिहारी जी ने लिखा है सतसई को 719 दोहे हैं इसमें, 719 तो बोलते 700 दोहों का समूह। बहुत बढ़िया। एक दोस्त ने हमारे ने लिखा है चौमासा, चौमासा यानी कि 4 जो मास होते हैं जब वर्षा ऋतु आती है। बहुत अच्छा लिखा है सत्येंद्र सिंह जी ने। सप्त ऋषि, सप्त ऋषि, बहुत शानदार। सभी दोस्त एक एक शब्द लिखेंगे। सप्त ऋषि, सप्त ऋषि, वेरी गुड, बहुत शानदार। अष्टाध्यायी, बहुत अच्छा लिखा है। 8 अध्यायों का समूह होगा दोस्त, अष्टाध्यायी। पाणी जी ने जब ग्रामर की पहली पुस्तक लिखी है, संस्कृत की जो ग्रामर है, संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक है। दर्जन होगा कि नहीं गुरु जी? होगा, बिल्कुल होगा। दर्जन 12 वस्तुओं का समूह होता है, दर्जन 12 वस्तुओं का समूह होता है। एक दोस्त ने हमारे ने लिखा है दुपट्टा, बिल्कुल होगा। 2 पट्टों से मिलकर के बना होता है, द्विपट्टा, इसको बोलते हैं द्विपट्टा। सही शब्द होता है द्वि, द्वि यानी 2 पट्टा, इधर भी इधर भी। बहुत बढ़िया जी। अष्टभुजा, बहुत शानदार लिखा है। चतुर्भुज लिखा है हमारे एक दोस्त ने, 4 भुजाएं। क्या बोलोगे? चतुर्भुज मतलब 4 भुजा। भाई वाह, गजब। चारपाई बोला है हमारे एक दोस्त ने, बहुत शानदार, चारपाई। 2 शब्द और पूरे कराएंगे, ऐसे मानिए कि आप ही जानते हैं, मैं नहीं जानता हूं। तिमाही, छमाही बिल्कुल होंगे दोस्त जो भी लिख रहे हैं। सप्ताह मैं आपको कल ही बता चुका, सप्ताह मैंने आपको कल ही बताया है। आलोक जी पंचवटी एकदम सही है, पंचवटी एकदम सही है। चौधरी शिवाजी पंचवटी एकदम सही है। त्रिलोचन है सर, त्रिलोचन दरअसल में त्रि माने 3, लोचन माने आंख होता है, भगवान शिव को बोलते हैं। जो भगवान जी के नाम होते हैं वो बहुवीरी में जाएंगे। अगर बहुवीरी नहीं है तो वो मैं आपको तभी समझाऊंगा कि वो द्विगु में चला जाएगा। त्रिकोण बहुत अच्छा लिखा है, 3 कोणों का समूह। त्रिफला बहुत अच्छा लिखा है, 3 फलों का समूह, 3 फलों का समूह। क्या बोलोगे? त्रिफला, क्या बोलोगे?
त्रिफला, बहुत अच्छा लिखा है। 3 फलों का, क्या बोलोगे? 3 फलों का समूह, सॉरी 3 फलों का समूह। शताब्दी हमारे एक दोस्त ने लिखा है 100 वर्षों का समूह होता है, बहुत अच्छा है। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ये बताइए। यानी कि पहला पद क्या होगा? संख्यावाची होगा, द्विगु पहचान सकते हैं। द्विगु के बारे में एक विशेष नियम पर चलते हैं जो संख्याओं का नियम है, और बच्चे बड़ी गलती करते हैं। बहुत पुस्तकों में बहुत गलत जानकारियां भी लिखी हुई हैं। तो यहां देखना, मैं आपसे पूछूं एक संख्या में कौन सा समास होगा, सिर्फ एक दे दिया मैंने, एक। सिर्फ संख्या भी पूछ लेता, 2 3 4। मैं आपसे पूछ लूं 5 में कौन सा समास होगा? 6 7 8 9 10, फिर आपका 20, फिर आपका 30, फिर 40, फिर 50, 60, 70, 100, 1000, 1000। तो आप क्या बोलेंगे? इन सब में है जी द्विगु समास। अभी जान लीजिए बस, द्विगु समास होगा। यानी कि जिन संख्याओं के अंत में शून्य हो, मेरी बात समझना, जिन संख्याओं के अंत में शून्य हो, 10 के बाद की संख्याएं, आप एक एक शब्द लिखिए जिन सब के अंत में शून्य होता हो, जिन सब के अंत में शून्य होता हो, ऐसी एक एक संख्या आप सोच लीजिए। लेकिन क्या बोलोगे? अकेले जो अंक हैं 1 2 3 4, इकाई के अंक जिनको हम कहते हैं, जो अकेले अंक हैं, क्योंकि यहां से तो दहाई शुरू हो जाती है ना, 10 डिजिट्स, इन सब में भी द्विगु होगा। जिन संख्याओं के अंत में शून्य या एकल जो अंक हैं, अकेले जो अंक हैं, जो इकाई के अंक हैं, उन सब में द्विगु समास होता है, द्विगु समास होता है। लेकिन यदि सीखने की बात क्या है, परीक्षाओं में सबसे ज्यादा यह पूछा जाता है। देखो, मुझे बताओ, क्या कोई पूर्ण संख्या ऐसी है जो 3 और 4 के बीच में हो? पूर्ण संख्या 3 और 4 के बीच में कोई पूर्ण संख्या है? पूरी संख्या 4 और 5 के बीच में कोई संख्या है? 6 और 7 के बीच में कोई पूरी संख्या है? बीच में कोई बतानी है कि नहीं है, हाँ या ना? 7 और 8 के बीच में, 8 और 9 के बीच में, 9 और 10 के बीच में, या मैं बोलूं 2 और 3 के बीच में, या मैं बोलूं 1 और 2 के बीच में कोई पूरी संख्या मौजूद है अन्य? हाँ या ना? हाँ या ना? आप सारे दोस्त कहेंगे कि भाई साहब मौजूद नहीं है, तो बीच में कोई संख्या मौजूद नहीं है। यहां तक एकल अंक हैं, ये सारे एकल अंक हैं। लेकिन यहां जैसे ही आप देखते हैं 10 और 20 के बीच में कोई मौजूद है या नहीं है, मित्र कभी जीवन में नहीं सीख पाएंगे। इस तरह से लिखेंगे 21 में कौन सा होगा, 23 में कौन सा होगा। मैं आपको सिखा रहा हूं, आपका सीखने पर ध्यान होना चाहिए, प्रश्न करने पर ध्यान होना ही नहीं चाहिए। सारे दोस्तों ने कहा नहीं, नहीं है, नहीं है, नहीं है। यानी कि आपको अगर मैं बोलूं, मैं आपसे यदि बोलूं कि 3 को तोड़िए, तो किस में तोड़ेंगे 3 को? क्योंकि 3 का विभाजन नहीं होता। अब आप करने को ऐसे कर सकते हो 1 + 2, 2 + 1, उसका कोई अर्थ नहीं। आप लोगों ने स्थानीय मान भी सुने होंगे, जातीय मान भी आप जानते होंगे। पूर्ण विश्लेषण वहां का होता है, वहां की बात नहीं करते हैं। जब आप 7 को तोड़ सकते हैं क्या? आप बोले 4 और 3 में तोड़ दो भैया, ये 5 और 2 में, ये कोई आधार हुआ? 10 को तोड़ दो भैया 5 + 5 में, ये कोई आधार हुआ? 8 + 2, 8 + 2 ही क्यों भैया? 7 + 3 क्यों नहीं? क्यों भैया 9 + 1 क्यों नहीं? तो कोई आधार नहीं मिलता तोड़ने का। ऐसे ही 20 को किस में तोड़े? कोई आधार नहीं। लेकिन इसके बीच में कौन कौन सी संख्याएं आ गई? 11, यहां तोड़ने का आधार मिल जाता है। 13, 14, 20 और 30 के बीच की कोई एक संख्या लीजिए। मैं बोल दूं जैसे 23, 26, कुछ भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ 23 और 26, बीच में जितनी भी आएंगी, 21 से लेकर के 29, 31 से लेकर के 39, 41 से लेकर के आपका 49, 41 से लेकर के 49 के बीच की कौन कौन सी होंगी? जैसे हम इसमें ले लेते हैं 46,
51 से लेकर के 59 के बीच की 57 ले लेते हैं, और 60 से 70 के बीच की 68 ले लेते हैं, और परीक्षाओं में सबसे ज्यादा पूछा गया है 68 में कौन सा समास होगा। ऐसे ही अन्य देख सकते हैं आप, कुछ भी देखिए, मैं बोल दूं 73, मैं आपसे बोल दूं 87, मैं आपसे बोल दूं 96, 96। तो यहां से एक बात समझनी होगी, यहां से एक बात समझनी होगी कि जो बीच की संख्या है जीरो के बीच में, इनमें कौन सा समास होता है। बीच की संख्या में होता है द्वंद्व समास। अभी आपने द्वंद्व समास हालांकि पढ़ा नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा समझाऊंगा आपको। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद क्या हो जाते हैं, प्रधान हो जाते हैं, यानी दोनों मुख्य पद हो जाते हैं। जैसे 11 को आप तोड़ेंगे तो 10 और 1, अब ऐसा नहीं कि 10 ज्यादा है तो वो मुख्य प्रधान है, 10 और 1 दोनों ही प्रधान है, 1 की अपनी वैल्यू है और 10 की अपनी वैल्यू है। जैसे भाई बहन दो शब्द हैं, भाई बहन, इसमें कौन सा प्रधान है, क्या भाई को कह दोगे, नहीं जी, क्या बोलोगे, बहन भी मुख्य पद है और भाई भी, माता पिता हो गए जैसे। तो जिनको धाई प्लस इकाई में तोड़ा जा सकता है या सैकड़ा प्लस दहाई में तोड़ा जा सकता है, बात को समझे, एक बार थम्स अप करिए, मेरी बात को समझे कि जिनका विभाजन किया जा सकता है। आप लोग कैसे लिखते थे स्थानीय मान, लाख, लाख के बाद 10,000, 10,000 के बाद में आपका 1,000, 1,000 के बाद में 100, 100 के बाद में आपका क्या होता था, धाई और फिर इकाई। जैसे मैं बोलूं 723 का 7 का स्थानीय मान लिखे तो ऐसे तोड़ोगे, 700 प्लस 20 और प्लस 3, ये इकाई का अंक, ये धाई और ये सैकड़ा, समझ रहे हैं, ऐसे तोड़ा जाता है। इसीलिए हम 8 और 9 को नहीं तोड़ सकते, ये हम इसको गणित पे लेके जा रहे हैं, मूल आधार वही है, चीजें आई वहीं से हैं, क्योंकि आप सब लोग गणित समझते हैं तो इतनी बात समझ सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बोलो जी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, सारे दोस्तों का थम्स अप आता हुआ, बहुत शानदार। यानी कि यदि आपको लगे कि संख्या अकेली है, अकेली 9 तक होगी, और उसके बाद में ऐसी संख्याएं जिनके अंत में 0 हो, जैसे मैं बोल दूं आपका कि पूर्ण संख्याएं जो हो, जिसको तोड़ना मुश्किल ना हो, लेकिन बीच वाली जो संख्याएं होंगी जिनका यूनिट डिजिट 0 नहीं होगा, इकाई का अंक 0 नहीं होगा, वो सब किस में जाएंगी, द्वंद्व में जाएंगी, वो सब किस में जाएंगे, द्वंद्व में जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 2 प्रधान पद करने जरूरी हैं, ठीक है, कोई परेशानी, आगे आगे यहां तक की दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी बात को लेकर के होनी नहीं चाहिए, है तो थोड़ा सोचना और विचार करना, तो आप कुछ जबरन सोच रहे होंगे। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, दूसरा समास है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है, कर्मधारय समास क्या होता है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, सर जी ये कम समझ में आया, अजय जी अब मुझे तो नहीं लगता भाई साहब इसमें कम समझने जैसी बात है, एक बार फिर देखना, फिर भी समझने में ना आए तो फिर एक बार देखना, क्योंकि ये तो मैं समझूंगा कि फिर आपको गणित का ज्ञान नहीं है, और यदि गणित का ज्ञान नहीं है और अब समझाने के बाद भी नहीं समझ रहे हो तो फिर पहले गणित सीखना होगा। बहुत बढ़िया, शुभम यादव जी ने कहा भैया जी एक बात बोल सकते हैं, जिनका इकाई का अंक 0 ना हो वो द्वंद्व होगा। हाँ देख लेना वो टूटता भी हो, क्योंकि इकाई का अंक तो 1 भी है स्वयं, ठीक है, आगे आएंगे, कोई दिक्कत। और यदि शून्य अंक है इकाई का तो हम कह सकते हैं कि वो आपका क्या होगा। बहुत अच्छी परिभाषा आपने दी है, मुझसे भी अच्छी परिभाषा, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने पूछा है 560 में द्वंद्व होगा क्या दोस्त, मैंने आपको अभी बताया, जिसके बाद में शून्य है, 560 के बाद में शून्य नहीं है क्या, ऐसी बात कर सकते हैं आप ऐसे, फिर आप सुन क्या रहे हैं अभी तक, बड़े कमाल की बात है, फिर अभी तक अभी बताया क्या था मैंने बोला 1 से तक की संख्याएं तो आएंगी द्विवीय में, लेकिन संख्या 1 अंक से ज्यादा की और इकाई का अंक यदि 1 से 9 है तब वह द्वंद्व होगा। अगर इकाई का अंक 0 है
यूनिट डिजिट अगर 0 है तो वो आपका हमेशा सारे क्या होंगे, द्विगु समास होंगे। सत्यम गिरी जी बहुत अच्छा आपने लिखा है, बहुत बढ़िया। समझे बात को? इकाई का अंक जिसका भी शून्य है वो सब आपके द्विगु होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? सर जी द्विगु का भी में कोई समास होता? हाँ, द्विगु स्वयं में एक समास है। बड़ा अच्छा प्रश्न है अभिषेक जी, बहुत शानदार। द्विगु, द्विगु का मतलब होता है दो गायों का समूह। द्वि माने दो, और गौ मतलब गायों का समूह होता है। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, मैं अक्सर बताता भी हूं इसको, अभी आपने पूछ लिया तो बहुत अच्छा पूछ लिया। द्विगु क्या होता है? दो गायों का समूह, यानी स्वयं द्विगु शब्द लेकर के पूछ ले, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। स्वयं द्विगु में कौन सा समास है तो आप कहोगे भैया संख्यावाची है, संख्यावाची है। ठीक है, आगे आए। प्लीज मित्र ऐसे संख्या ही ना लिखो, कोई भाई साहब हमारे लिख रहे हैं, देखना इनकी मूर्खता देखो। अब तुम ये समझो, 456 में कौन सा होगा जी, 123 में कौन सा होगा जी, 232 में कौन सा होगा जी, 540 में कौन सा होगा जी। अब मैं आपको मूर्ख ना कहूं तो क्या कहूं, खुद सोचो। छोटी सी परिभाषा एक बता दी कि यदि इकाई का अंक शून्य है तो द्विगु, अगर नहीं है तो द्वंद्व होगा। इतने इतने बुद्धू हो तुम, इतने सारे बच्चे संख्या लिख रहे हैं। दोस्त काफी परिश्रम करना होगा फिर आपको। अब बोले भैया नई चीज आ गई ना, इसलिए अब तक रटी रटाई जो चीजें थी उनको तो उड़ा देते थे हम, रटी रटाई चीजों को दिमाग लगा ही नहीं पाते हैं हम नई चीज में। सोचा करो सर, समझा करो और सुना करो क्या बोला है। चले जी आगे। कर्मधारय समास, ऐसे बुद्धू बन के नहीं रहना, पूरी जिंदगी बुद्धू बने रहो कभी। बोलेंगे वह समास, वह समास जिसमें, और फिर मैं तुमसे मजाक करता हूं ऐसे, मैं तुमको ग्रेजुएट किया किसने? बोले भैया आप तक पढ़े नहीं थे, वाह हो गए गिरते पड़ते, और गिरते पड़ते हो गए भैया, तो फिर क्या हुआ? और फिर सब इंस्पेक्टर बनने का सपना आ गया, फिर बनना है। वह समास जिसमें एक पद, एक पद, एक पद विशेषण, एक बार थम्स अप करके जानिए विशेषण जानते हैं? एक पद विशेषण और एक पद विशेष्य हो। बहुत सारी पुस्तकों में लिखा हुआ पूर्व पद होता है, लेकिन वो गलत परिभाषाएं हैं। और एक पद विशेष्य हो, क्योंकि मैंने बहुत शब्द ऐसे सोचे कि जिनमें आवश्यक नहीं है कि प्रथम पद ही विशेष्य हो या बाद वाला पद विशेष्य हो, ये बिल्कुल गलत परिभाषा है। बहुत बढ़िया, ठीक है, कोई दिक्कत? बिल्कुल साकिल जी आपने एकदम ठीक लिखा है, द्वंद्व टूटता है। द्विगु में क्या द्विगु समास होगा क्या भैया? जी हाँ शाहजहां, द्विगु में द्विगु समास होगा। ठीक है, समझे ना? अब संख्या में बाद में देख लेना है कि 0 है, पटक उठा लो एकदम से, 1 से 9 तो याद कर लो द्विगु है, बाद वाले जिनके अंत में 0 उसको उठा लो, पकड़ लो द्विगु। बाद में एक नियम मैं तुमसे बोल दूं, 1029 में कौन सा होगा, बाद वाली संख्या पकड़ लो। 0 है क्या बाद वाली संख्या? 1 से 9 के बीच तो नहीं है संख्या, तो एकदम से क्या बोलेंगे भैया द्वंद्व है। मैं बोल दूं 1020, अंत की संख्या पकड़ लो, द्विगु है। इतनी छोटी सी परिभाषा है। ठीक है, आगे आए। एक दोस्त ने हमारे ने पूछ लिया सर जी शून्य में कौन सा समास होगा। देखो ये आर्यभट्ट हैं दोस्त, समास के लिए क्या बताया था मैंने आपको? अर्थपूर्ण तो हो, दुनिया का कोई समास नहीं हो सकता, आपके लिए इतना काफी भर बात है। अब उनको जो समझ में आया तो सुनिए, अब ध्यान गया, ये जिज्ञासु बच्चों की पहचान होती है। बहुत खूब। वह समास जिसमें एक पद विशेषण और एक पद विशेष्य हो, जैसे मैं आपसे लिखता हूं, याद दिलाता हूं मैं आपको कैसे बताया था मैंने। बोल दूं काला आदमी में कौन सा समास है, इसमें मुझे बताइए सारे दोस्त विशेषण क्या है, विशेषण क्या है? सुरेंद्र सिंह जी कह रहे हैं
सुरेंद्र सिंह जी, बच्चू क्या बोल रहे हैं आप? कह रहे हैं 1 से 9 तक कौन सा समास होगा सर? आपके लेट ज्वाइन होते हो क्या कुछ बच्चे क्लास में, इस वजह से क्यों होता है? ये तो बता दिया ना कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक यदि पूछे तो द्विगु, और इसके बाद में जिनका इकाई का अंक शून्य है वो द्विगु, और जिनका इकाई का अंक शून्य नहीं है यानी कि वो 10 के बाद ही शुरू होंगी। सीधी सी बात है यार, तुम गणित कैसे करते होगे? तुम तो सम और विषम जैसी संख्याओं में तो बड़ा अटक जाते होगे अगर तुमको एक के अंतर की संख्याएं समझ में नहीं आ रही हैं। और फिर समांतर श्रेणी पे तो तुम लेट जाते होगे, और गुणोत्तर श्रेणी पे तो तुम घबरा जाते होगे। फिर तुम कैसे करते होगे सवालों को भाई साहब? अंकों का खेल ही समझ नहीं आ रहा है। और एक बच्चा नहीं है, कम से कम 10 बच्चे हैं ऐसे। काला, बहुत अच्छा उत्तर सारे दोस्तों का आया। थोड़ा समझा करो मित्र, ऐसे कैसे बात बनेगी है? ऐसे कैसे ही बात बन जाएगी? काला, अगर कुछ समझ में नहीं आता है ना उसको दोबारा चलाया करो, अब समझ जाया करो कि मिसलीड है कुछ, यानी मैंने कुछ सुना नहीं है या फिर मैंने ध्यान नहीं दिया। अब ध्यान तो कमेंट सेक्शन में रहता है, तो इसीलिए क्लास को रोका करो वहीं पर, जब कुछ ना समझ आए पीछे ले जाया करो। ऐसा कुछ है नहीं जो समझ में ना आए, उसको पीछे 2 3 बार सुना करो कि अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्या बोला था, कुछ ना कुछ तो ऐसा छूट गया ना जो अर्थ नहीं आया समझ, दोबारा से सुनना है ना? क्या बोलेंगे अब अगले पर पढ़ते हैं, और यहां ध्यान देंगे, अब उसकी जिक्र नहीं करेंगे, उसकी चर्चा नहीं करेंगे, इतना अब काफी है। विशेष्य और विशेषण, इतना तो यार 10वीं कक्षा के किसी छात्र को भी समझाएंगे। तुम 10 बच्चों से बोल रहा हूं मैं, बाकी सबके समझ में आ रहा है, तुम ही कलाकार हो बस जो लिखे जा रहे अंकों को। ये देखें क्या बोलेंगे। आदमी क्या है जिसके बारे में बात हो, इसके बारे में। विशेष्य क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जिसके बारे में बात हो। ठीक है भाई साहब, जिसके बारे में बात हो। और विशेषण क्या है, क्या होता है, जो विशेष्य की विशेषता बताता है, यानी संज्ञा और सर्वनाम। विशेष्य क्या होते हैं, याद है ना, संज्ञा और सर्वनाम। विशेष्य की जो विशेषता बताए वही विशेषण है। ठीक है, एक आदमी हो गया हमारा विशेष्य और काला हो गया विशेषण, कोई दिक्कत? अच्छा, तो कर्मधारय की भी यही परिभाषा थी, एक विशेषण होगा और एक पद होगा विशेष्य। कुछ शब्द लिखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, क्या बोलोगे जी? यहां पर एक शब्द होता है आपका, जैसे हम बात करें आपका कर्मधारय में अधपका, अधपका, तो ये क्या हो गया, पका हुआ, यानी कि कैसा पका हुआ, पका यानी कि विशेष्य है, और पका हुआ है आधा, उसकी विशेषता बता रहा कि कैसा पका हुआ, आधा पका हुआ है। परम आनंद, परमानंद बोल देंगे। आनंद विशेष्य है और आनंद कैसा है, परम है जी, एकदम परम है। सुविचार, किसकी बात चल रही है, विचारों की। और विचार कैसे हैं, क्या बोलोगे, विचार, सु माने अच्छे विचार, विचार बहुत अच्छे हैं, विचार बहुत अच्छे हैं, विचार बहुत अच्छे हैं। नील कमल, कमल की बात चल रही है, कमल क्या हो गया, विशेष्य हो गया, और नील क्या हो गया, विशेषण। नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। अब इसके अर्थ पे आते हैं, जैसे समझे बात को। अन्य शब्द लिख सकते हैं हम यहां पर। अन्य शब्दों में क्या आ जाएगा आपका, जैसे हम बात करें आपसे, लोहो पुरुष। अब इससे 2 अर्थ निकलते हैं। लोहो पुरुष, वो हम बहुव्रीहि में ही बात करेंगे। जैसे लोह पुरुष की बात करें, लोहो है जो पुरुष, लोहो है जो पुरुष, यह बात करें। ये भी बोल सकते हैं लोहे के समान पुरुष,
लोहे के समान पुरुष। अच्छा भैया मुझे बताएं इसमें विशेष्य क्या है? सारे दोस्त बताएंगे इसमें विशेष्य क्या है। किसकी बात चल रही है, पुरुष की कि लोहे की? भैया पुरुष की बात चल रही है और पुरुष को कहा गया है लोहे के जैसा पुरुष, लोहो पुरुष। क्या बोलोगे? लोहो पुरुष। अधमरा, मरे की बात चल रही है, मरा हुआ कैसा है? आधा है, अधमरा। अधमरे को हम क्या कह सकते हैं? क्या बोलोगे? आधा मरा हुआ, या बोल सकते मरा है जो आधा, मरा है जो आधा। मैं आप सब लोगों के शब्द भी देखना चाहूंगा एक बार। बहुत बढ़िया। एक दोस्त ने लिखा है खुशबू। खुश बोलते हैं अच्छी को, तो फिर बदबू भी होगा, बदबू भी होता है। बद माने बुरी। बू मीन्स क्या होता? बू मीन्स गंध नहीं होता, बू मीन्स होता महक। खुशबू यानी अच्छी है जो महक। तो महक की बात चल रही है, महक कैसी है? अच्छी है, तो वो तो क्या हो गया आपका? विशेषण हो गया, बू विशेष्य हो गई। अच्छी है जो बू, बू का मतलब क्या होता है? महक, सिर्फ महक। बद, बद माने बुरा। क्या बोलोगे? बुरी है जो बू, बुरी है जो महक। जो महक आपको खराब लगे वो बदबू, और जो महक आपको अच्छी लगे वो खुशबू। नील गाय, बहुत सारे दोस्तों ने लिखा नील गाय। क्या बोलोगे? नीली है जो गाय, नीली है जो गाय, नीली है जो गाय। कुछ मेरे दोस्त पीतांबर लिख रहे हैं। पीतांबर अभी नहीं समझाएंगे, पीतांबर समझाएंगे जब बहुव्रीहि समझाएंगे। पीले हैं जिसके वस्त्र, तो जैसे देखो हम बोलते पीतांबर, पीत माने क्या होता है? पीला। अंबर माने वस्त्र, यानी वस्त्र कैसे? पीले हैं। तो पीतांबर नो डाउट कर्मधारय समास है, लेकिन जब बहुव्रीहि आ जाएगा तो पीतांबर एक भगवान जी का बोध कराएगा, भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण जी। और भगवान जी के नाम किस में जाएंगे? तीसरे पद की तरफ इशारा करें तो बहुव्रीहि में। ये हम बहुव्रीहि में ही समझेंगे, ये हम बहुव्रीहि में ही इसलिए समझेंगे। लिखिए जी। श्वेतांबर, एक दोस्त ने लिखा, यहां से किसी भगवान जी का बोध नहीं होता। श्वेतांबर, श्वेत अंबर, श्वेत है जिसके वस्त्र, यानी कि श्वेत किसको बोलते? सफेद को। जैन धर्म की दो शाखाएं हैं, सफेद है जो अंबर, अंबर किसको बोलेंगे? वस्त्र को। तो मित्र यहां से एक बात आप समझते हैं, जैसे जैन धर्म की दो शाखाएं हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। एक दिगंबर होते हैं जो वस्त्र ही नहीं पहनते, जो कहते हैं कि दिशाएं ही हमारे वस्त्र हैं, दिशाएं ही हमारे वस्त्र हैं। प्यारे भैया में क्या होगा जी? अभिषेक, अरे अच्छा, बहुत शानदार। काला कुत्ता, प्यारी प्राची, प्यारे भैया, खूनी आत्मा। बिल्कुल ठीक है, ये सब कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। बहुत अच्छा लिखा है। सुकुमार मोहन सिंह तोमर जी ने बहुत अच्छा लिखा है, वेरी गुड। कमल नैन, प्रवीण कुमार यादव जी का बहुत अच्छा शब्द है। क्या बोलोगे? कमल नैन। कमल नैन में क्या होगा? नयन कैसे हैं? कमल जैसे हैं। नयन कैसे हैं? कमल के जैसे हैं। बहुत शानदार। एक दोस्त ने लिखा हमारा सज्जन। सज्जन का जब संधि विच्छेद इसके बाद में हम संधि ही सीखेंगे तो हम जानेंगे। सत धन जन, सत माने अच्छा, जन माने पुरुष। जन की बात चल रही है, जन कैसा है? अच्छा है। जन कैसा है? अच्छा है। सुलेख, हमारे एक भाई साहब ने लिखा है, दिखाए नाम क्या है? घनश्याम राजभर जी, बहुत बढ़िया। सुलेख, सु माने अच्छा और लेख माने लेखन, लिखाई। सद्भावना, एक हमारे दोस्त ने लिखा है बड़ा अच्छा। सद माने अच्छी और भावना, भावना की बात चल रही है। भावना कैसी है? अच्छी है, अच्छी है। नीलकंठ, बहुत अच्छा शब्द आप लोगों ने लिखा है, बहुत बढ़िया। कमल नयन बिल्कुल होगा जी। दुष्प्रभाव बिल्कुल होगा। बुरा प्रभाव, दुष्प्रभाव, प्रभाव इसमें विशेष्य हो गया और दुष् माने बुरा हो गया, दुष्प्रभाव हो जाएगा। बुरी आत्मा हो जाएगा जी, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? आत्मा कैसी है? बुरी है। बस एक विशेष्य और एक विशेषण होना चाहिए,
बुरी आत्मा, बुरी है जो आत्मा। मृत्युंजय यादव जी ने बड़ा अच्छा शब्द लिखा है महाकवि, और एक शब्द इन्होंने लिखा है चंद्रमुख। मुख कैसा है? चंद्रमा के जैसा है। ठीक है, बहुत बढ़िया जी। कोई दिक्कत? धर्म बुद्धि, वेरी गुड। नहीं, घास फूस नहीं हो सकता रवि सागर जी, ये तो हम द्वंद्व में पढ़ेंगे। घास और फूस में बताओ कौन सा किसकी तारीफ कर रहा है? मैं लिख दूं घास फूस, आप सारे दोस्त बताइए क्या इसमें विशेष्य क्या है? भैया फूस है, तो घास क्या फूस की विशेषता बता रही है? थोड़ा सोचिए, एक पद विशेष्य और उसकी विशेषता बताने वाला होना चाहिए। छोटे भैया हो जाएगा कि हाँ बिल्कुल हो जाएगा। चंद्रमुख है तो चंद्रमुखी भी हो जाएगा। सदाचार बिल्कुल हो जाएगा रूबी जी, बिल्कुल हो जाएगा। लालमणि हो जाएगा जी, बिल्कुल हो जाएगा, बहुत अच्छा शब्द है। नीलमणि, लालमणि, मणि कैसी है? लाल है। बहुत अच्छा शब्द आपने लिखा है, वेरी गुड। आप सब सोच पाते हैं, ये अच्छी बात है। क्रोध अग्नि हो जाएगा जी, बिल्कुल होगा। अग्नि कैसी है? क्रोध रूपी है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? थोड़ा समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ना है इसमें? अब आते हैं कर्मधारय समास के भेद, बड़े इंपॉर्टेंट है। और यहां पर जो बात, जो परिभाषा मैं आपको बोल रहा था कि किताबों में गलत है, वो यहां से आप भी थोड़ा समझ पाएंगे वो परिभाषा किस तरह से गलत है। लिखेंगे कर्मधारय समास के भेद। कर्मधारय समास के भेद। और कर्मधारय समास के भेद कितने होते हैं? आप हमेशा कहना 4 होते हैं। एक है विशेषण पूर्व पद। पूर्व पद तो जानते ही हैं, पहला पद होता है, यानी विशेषण जो है वो पूर्व पद होगा। विशेषण पूर्व पद, विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास। विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास होगा। दूसरा समास इसके नीचे लिख लीजिए अगली ही पंक्ति में। इसमें विशेष्य भी क्या पूर्व पद हो सकता है? हाँ जी, उदाहरण के साथ लिखेंगे विशेष्य पूर्व पद कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। तीसरा आपका होगा विशेषणोभय। ये जरूरी है क्या जी कि दोनों, एक में विशेषण और एक विशेष्य, ऐसी ही परिभाषा हमने लिखी? ये भी जरूरी नहीं है। विशेषणोभय, क्या बोलोगे? सॉरी, विशोषण लिख दिया मैंने, माफ करना। विशेषण, विशेषणोभय, विशेषणोभय पद, क्या बोलोगे? विशेषणोभय। अब पूर्व पद तो बचा नहीं, विशेषणोभय कर्मधारय समास। इसका मतलब क्या होगा ये भी समझेंगे। और चौथा होगा दोस्त आपका कौन सा? विशेषोभय। विशेषोभय कर्मधारय समास। समझना थोड़ा ध्यान से। आ गया। दुनिया में लाखों करोड़ों शब्द हैं दोस्त, मैं आपके सारे शब्दों के उत्तर मैं नहीं दे सकता हूं। बहुत सारे दोस्त अभी भी कर्मधारय समास के उदाहरण लिख रहे। अब आपको यहां आ जाना है, वो बात छोड़ देनी है, अब उसमें सोचते रहिए आप। जैसे भानु प्रताप जी ने सोच लिया सर महासागर होगा, महाकवि भी होगा, महात्मा भी होगा। तो सोचने खेल है सारा, इतना परिश्रम आपको और इतनी रिसर्च करनी भी होगी। यहां आएंगे, टॉपिक है कर्मधारय समास के भेद। कितने होते हैं मित्र? 4। ठीक है, कर्मधारय समास के भेद कितने होते हैं? 4। पहले शब्द को देखिए, विशेषण पूर्व पद। भाई साहब विशेषण जानते हैं? हाँ जी जानते हैं। पूर्व पद जानते हो? हाँ जी जानते हैं, पहला पद होता है। कर्मधारय समास को जानते हो? हाँ जी जानते हैं। विशेष्य जानते हो? हाँ जी जानते हैं। विशेष्य पूर्व पद यानी पहला पद होता है कर्मधारय समास, जानते हैं? हाँ जी। यहां देखिए, सॉरी विशेषोभय लिख दिया मैंने इसको, विशेषणोभय होगा ये, विशेषणोभय।
क्या बोलेंगे? विशेषणों भय। यहां देखिए ध्यान के, उभय माने क्या होता है? विशेषण और उभय माने होता है दोनों। जैसे आप एक शब्द देखते होंगे, उभय का अर्थ क्या होता है? दोनों। जैसे उभयलिंगी होते हैं, तो कौन से होते हैं? जो एम्फीबियंस होते हैं, उभयचर, जो दोनों जगह चलते हैं, जल पर भी और थल पर भी। तो उभय का मतलब क्या होता है? दोनों। जैसे मैंने लिंग में भी आपको बताया था, उभयलिंगी, जो दोनों लिंगों में प्रयोग हो जाता है। ठीक है, बोलो जी फटाफट से, क्या कहेंगे? तो विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास हो गया, विशेष्य पूर्व पद हो गया। इसमें क्या होगा? विशेषणोभय, यानी दोनों पद क्या हो जाएंगे? विशेषण हो जाएंगे। दोनों पद क्या हो जाएंगे? बोलो फटाफट से। दोनों पद, उभय माने दोनों, विशेषण। और यहां पर विशेषोभय, उभय माने दोनों, यानी दोनों पद क्या हो जाएंगे? विशेष्य हो जाएंगे। पहले और दूसरे में तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसमें क्या होगा? दोनों पद यानी कि पूर्व पद भी और उत्तर पद भी, दोनों पद क्या होंगे? इसमें विशेषण होंगे, विशेषण। और इसमें दोनों पद क्या होंगे, जरा बताएं। आप कहेंगे भाई साहब इसमें दोनों पद होंगे विशेष्य। इतनी बात में भैया जी कोई परेशानी किसी को? नाम जानने में कोई परेशानी? सिर्फ नाम का अर्थ जान रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहां देखना ध्यान से। अब भैया जिसमें विशेषण भी पूर्व पद हो ऐसा लिखें। जैसे मैंने ये लिख दिया, पीला वस्त्र। इसमें विशेषण बताओ कौन सा है? सारे दोस्त बताएंगे एक बार। पीला वस्त्र, इसमें मैंने पीला वस्त्र, इसमें मुझे बताएं कि भाई साहब कौन सा आपका विशेषण है। इतनी उम्मीद तो मैं आपसे कर सकता हूं, अब इतना तो सिखाया ही है। तो क्या बोलेंगे? आप कहेंगे भैया ये हो गया पीला। तो विशेषण पूर्व पद इसमें हुआ या नहीं? आप कहेंगे हां जी, ये पूर्व पद है और साथ में ये आपका पूर्व पद, इसमें विशेषण भी है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है। अन्य आप सोच सकते हैं, इतने सारे अभी उदाहरण लिखे थे, उनमें से कुछ सोच सकते हैं, सोचना ही होगा। अब बात करते हैं कि विशेष्य अगर पूर्व पद हो जाए, पहला जो पद है वो विशेष्य हो जाए। जैसे चरण कमल, इसमें कमल की बात चल रही है या चरण की? बताइए, क्या बोलोगे? चरण कमल, उसके चरण कमल जैसे हैं, मतलब कोमल होंगे ना पैर उसके, तो इस वजह से बोल रहा है कि उसके चरण कमल जैसे हैं। चरण कमल, चरण कमल, या बोल दें आपका नयन कमल, बोल दे, कमल नयन नहीं, नयन कमल। तो आप कहेंगे भैया चरणों की बात चल रही है और यहां पर पूर्व पद क्या हो गया? और जिसकी बात चले वो क्या होता है? वो विशेष्य होता है। भाई कमल की बात छोटी चल रही है, बात चल रही है चरण की। एक दोस्त ने हमारे ने लिखा है नीला अंबर, बहुत बढ़िया, नीला अंबर हम यहां ले सकते हैं क्योंकि पहला पद उसमें क्या है? विशेषण है। और यदि पहला पद विशेषण है तो उसको बोलेंगे विशेषण पूर्व पद। कोई दिक्कत? सारे दोस्तों ने लिखा जी चरण की बात चल रही है, चरण की बात चल रही है। चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कैसे हैं? कमल जैसे। चर्चा किसकी चल रही है? चरण की, ठीक है। अच्छा, अब बात आई कि दोनों के दोनों विशेषणोभ्य, और यहां से एक शब्द निकल के आता है और बड़ा चर्चित शब्द है कृताकृत। पूछा जाता है कृताकृत में कौन सा समास होगा? कृताकृत में होता है किया और बेकिया, दोनों ही क्या होंगे? विशेषण है। किया भी और बेकिया भी, दोनों के दोनों विशेषण हैं। किया हुआ और नहीं किया हुआ, दोनों ही क्या भाई कार्य को बताते हैं ना। ये किया काम, तो क्या हो गया आपका? ये भी विशेषण हो गया। मैं आपसे बोलूं एक बात, किया कार्य, इसमें मुझे बताओ किसकी बात चल रही है? आप कहेंगे कार्य की बात चल रही है, ये विशेष्य है। और कार्य क्या है? किया कार्य है। कैसा कार्य है? किया हुआ कार्य है। या मैं बोल दूं एक है बेकिया कार्य, कार्य कैसा है? जो किया हुआ नहीं है,
तो ये भी विशेषण हो गया, ये विशेष्य हो गया। समझे बात को? तो कर्ता कृत बड़ा प्रचलित है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, कई बार पूछ करके इस भेद भी दे देता है, ये चारों ऑप्शन दे देता है और कर्ता कृत में क्या होगा। टीजीटी परीक्षा का पूछा हुआ प्रश्न है, बड़ा चर्चित प्रश्न है। विशेषोभ्य यानी कि जिसमें दोनों के दोनों क्या होंगे, इसको बोलते हैं हम आपका आम्र वृक्ष। आम्र वृक्ष, आम्र वृक्ष को मैं बच्चों को हमेशा, सॉरी आम्र मैंने गलत लिख दिया है, आम्र वृक्ष आपका एक, मैं इसको बताता था हमेशा आम्र गाछ, बहुत बार बताया है। गाछ का मतलब भी क्या होता है? वृक्ष ही होता है, वृक्ष ही होता है। देखो जरा ध्यान से। अब मैं आपसे पूछूं कि आम्र माने आम हो गया, तो बात किसकी चल रही है? आम की। और बात वृक्ष की भी चल रही है, तो दोनों के दोनों की बात चल रही है यहां। तो दोनों के दोनों क्या हैं? दोनों पद क्या हैं? दोनों पद क्या हैं? आपके विशेष्य हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं चल रहा है, अब मैं ये बोल देता काला आम, कतले आम बुलंदशहर है, काला आम, तो आप कहते भैया आम काला है, एक विशेषण एक विशेष है। मैं कह देता ऊंचा वृक्ष, तो आप कह देते वृक्ष की तारीफ बताई जा रही है कि वृक्ष ऊंचा है या नीचा है, ऊंचा है और नीचा। लेकिन यहां पर दोनों पद प्रधान है कि नहीं है, सॉरी दोनों पद विशेष्य हैं कि नहीं है। जैसे एक दोस्त ने हमारे ने बहुत अच्छा लिखा है, रूबी केसरवानी जी ने, आम्रफल, आम का फल यानी आम और फल। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एक शब्द होता है आपका रसांकुर, तो रस और अंकुर दो शब्दों से मिला है, तो रस और अंकुर दोनों का एक दूसरे से कोई लेना नहीं। रस का अपना एक संज्ञा शब्द है और अंकुर एक संज्ञा शब्द है। विशेष्य होने के लिए क्या होना पड़ता है? संज्ञा या सर्वनाम, ये मैंने विशेषण में समझाया था आपको। तो मुझे बताओ आम एक संज्ञा शब्द है कि नहीं है? हाँ या ना? हाँ भैया, आम जातिवाचक संज्ञा है। वृक्ष एक संज्ञा शब्द है या नहीं है? आप कहेंगे हाँ जी, वृक्ष भी जातिवाचक संज्ञा है। तो अगर दोनों संज्ञाएं हैं तो विशेषण तो नहीं हो सकती, और यदि दोनों संज्ञाएं हैं तो दोनों ही क्या हो गए? विशेष्य। याद है मित्र विशेष्य की वो परिभाषा जिसमें मैंने कहा था कि संज्ञा और सर्वनाम को ही हम विशेष्य कहते हैं, संज्ञा और सर्वनाम को ही हम विशेष्य कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बात समझ में आई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सर जी आपने देखा है काला आम बुलंदशहर, मेरा जिला बच्चे जिला बुलंदशहर ही है। हम गौतम बुद्ध नगर गए लेकिन डिस्ट्रिक्ट अपना बुलंदशहर ही है। मैंने बुलंदशहर का हर एक कोना देखा है, मतलब गाँव कुछ तो नहीं, लेकिन हाँ सिटी बुलंदशहर देखा ही है। आ गए, बहुत बढ़िया। ताम्रपत्र एक बच्चे ने लिखा, ताम्रपत्र। तो ताम्र, तांबा क्या है? संज्ञा शब्द हो गया, द्रव्यवाचक संज्ञा, और पत्र भी क्या हो गया? संज्ञा। दोनों संज्ञा, दोनों विशेष्य हो गए। एक हमारा दोस्त ने बहुत अच्छा सीख पाए, उन्होंने लिखा आपका जम्बूदीप, जम्बूदीप, दोनों अलग अलग हैं विशेष्य। एक हमारे दोस्त ने लिखा वृष्टि छाया, एक आपका वृष्टि के लिए, वर्षा और छाया के लिए इस्तेमाल हो गया अलग अलग। एक दोस्त ने लिखा तेज गति, नहीं तेज गति नहीं हो। चलो मैं आपसे पूछ लेता हूं, इन चारों में से मुझे ये बताओ, प्रश्न मेरा ये है, अगर मैं लिख दूं जैसे हमारे इन भाई साहब ने लिखा तेज गति, शायद ये किसी और के लिए लिख रहे हो, कभी कभी कमेंट लेट भी आता है। तेज गति में कर्मधारय समास का कौन सा भेद होगा? कर्मधारय का कौन सा भेद होगा? बड़ी जबरदस्त चीज आज हमने पढ़ी है। नए छात्र जो जान रहे हो उनको मजा आ जाना चाहिए कि कुछ जाना है। तेज गति तो किसके बारे में चल रही है? गति के बारे में बात चल रही है, विशेष्य है। और गति कैसी है? तेज है। तो ये तो तेज, मंदा, ये सब क्या होता है? विशेषण होता है। गुणवाचक विशेषण में नहीं बताया था क्या? तेज, मंदा, ऊंचा नीचा, ऊंचा नीचा। तो बताओ जरा क्या बोलेंगे? विशेष्य और विशेषण।
तो पहला पद क्या हो गया? विशेषण हो गया। और पहला पद विशेषण हो गया तो ये हो जाएगा आपका क्या? विशेषण पूर्व पद। क्या हो गया? विशेषण पूर्व पद हो गया ये। और कर्मधारय समास ये है ही, कर्मधारय समास हो गया। खोज के निकाल दोगे ना कर्मधारय समास को भी, और उसमें भी कौन सा भेद है आप देखोगे। अधिकतम वाक्यों में आपको यही मिलेगा। अधिकतम इसीलिए हिंदी की किताबों में ये परिभाषा लिखी हुई है कि पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। अक्सर ये आपको परिभाषाएं मिलेंगी, जर्नल सभी किताबों में मिलती है, परीक्षाओं में भी पूछी जाती है। यदि एक पद विशेषण और एक विशेष्य हो तो कौन सा समास होगा? कर्मधारय होगा। लेकिन भाई साहब आपको पता होना चाहिए कि ये आवश्यक नहीं है, आम तथ्य है, परिभाषा सही है क्योंकि अधिकतर शब्दों पर सही बैठती है। आपको अधिकतर विकल्प भी इसी के मिलेंगे, लेकिन आप कहेंगे 3 अन्य भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि होते नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं दोस्त आपका कल नहीं सॉरी सोमवार को मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।